बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम इकाई का 5वां अध्याय टिशियाँ। टिशियाँ अथवा थिजिओआने वेच्चिलियो, इनको इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। संभवतः इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु उसी ने प्राप्त की है। उनकी जन्मतिथि के विषय में पर्याप्त मतभेद है और 1549 से लेकर 1576 के मध्य का काल जो है उनके जन्म के संबंध में है। वह आल्प्स के एक पहाड़ी नगर कैडोर में उत्पन्न हुए थे और आरंभ में वह जेंतिल बेलिनी और उसके पश्चात जियोवानी बेलिनी के शिष्य रहे। उन पर जॉर्जियोन का भी प्रभाव पड़ा। जॉर्जियोन हालांकि उनके गुरु नहीं थे, किंतु उनके द्वारा छोड़े गए कई चित्रों को टिशियाँ ने पूरा किया। उनके साथ सेबास्टियानो ने भी कार्य किया था। इस चित्रण में टिशियाँ को उनकी कला की विशेषताएं समझने और उसी शैली में चित्रण करने का अवसर मिला। 1510 में जॉर्जियोन की मृत्यु हो गई थी और सेबास्टियानो रोम चले गए। इस प्रकार वेनिस में टिशियाँ का कोई प्रतिद्वंदी राइवल नहीं रहे। जियोवानी बेलिनी इस समय तक काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और 1516 में उनकी मृत्यु के उपरांत वे वेनिस गणराज्य के शासकीय चित्रकार के रूप में स्थापित हो गए। इसी समय उन्होंने कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र शुरू किया जो 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस चित्र में से टिशियाँ की ख्याति काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई उनको, और यह चित्र वेनिस के पुनरुत्थान का प्रथम चित्र या उद्घोष माना जा सकता है। 1520 में उन्होंने बेकस एंड एरियन शीर्षक चित्र की रचना की, जिसमें एक झूठे प्रेमी थीसियस द्वारा एरियन का परित्याग और मदिरा के देवता बेकस अपने रथ से उतरकर सांत्वना दे रहे हैं, ऐसा दृश्य चित्रित किया। चित्र की आकृतियाँ वस्त्रों, प्रकृति, रेखाओं और रंगों सभी में अद्भुत गति, सौंदर्य और वातावरण दिखाई देता है, जिस पर टिशियाँ की जन्मभूमि की प्रकृति की नाटकीयता का प्रभाव माना गया है। 1519 से 26 के मध्य पेसारो वेदी के चित्र में टिशियाँ की नवीन शैली का पूर्ण विकास परिलक्षित होता है। 1532 ईस्वी में वे बोलोनो में चार्ल्स प्रथम से मिले और जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई चित्रकार द्वारा अंकित चार्ल्स के एक चित्र की इतनी सुंदर अनुकृति की कि सम्राट ने उन्हें 1533 में अपना दरबारी चित्रकार बना लिया। उसके पश्चात धीरे धीरे टिशियाँ सम्राट का घनिष्ठ मित्र बन गए। 16वीं शती के लिए ये एक अद्वितीय परिस्थिति थी, क्योंकि माइकल एंजिलो तथा रैफल सेंजियो को छोड़कर अन्य कोई कलाकार इस पोजीशन तक, इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका था। 1540 में टिशियाँ तथा माइकल एंजिलो का प्रभाव वहाँ के रीतिवादी मैनरिस्ट कृतियों में देखा जा सकता है। इसी समय उन्होंने रोम की यात्रा की, जिस कारण उनकी कृतियों में शास्त्रीयता, क्लासिकल एलिमेंट्स का प्रवेश हुआ या दृष्टिगोचर हुआ। 1545-46 में
पॉल तृतीय तथा उनके पौत्र एवं 1548-49 में तथा 1550-51 में दरबारी व्यक्ति चित्रों की जो एक उन्होंने रचना की, टिशियन ने, उससे इस प्रकार के चित्रों का एक विशिष्ट स्वरूप विकसित हुआ। इसी का उपयोग करके आगे चलकर पीटर पॉल रूबेंस आदि ने अपने व्यक्ति चित्रों में किया। 1555 में चार्ल्स की गद्दी छिन जाने पर टिशियन स्पेन के फिलिप द्वितीय की सेवा में चले गए। वहाँ उन्होंने काव्य तथा पुराण आदि के आधार पर श्रृंगारपूर्ण डेकोरेटिव कथानकों का चित्रण किया। इन चित्रों में टिशियन ने रंगों को बहुत ही उन्मुखता से एक तरह से प्रभाववादी शैली के रूप में प्रयोग किया, जबकि इसका प्रभाववादी शैली इसके काफ़ी सालों बाद 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इनका प्रयोग हुआ था। आकृतियों की सीमाएं जो है वो धूमिल बनाएगी और आकृतियों को रेखात्मक न बनाकर रंगों के धब्बों के रूप में चित्रित किया गया, और यही प्रभाव जो है, यही टेक्निक प्रभाववादी चित्रण शैली में दिखाई देती है। 1560 में उनकी कला की बहुत आलोचना होने लगी, परंतु वास्तव में ये एक नवीन शैली का आविष्कार करने में लगे हुए थे। उस समय के हिसाब से काफ़ी फिनिशिंग इतनी नहीं थी और डिटेलिंग इतनी नहीं थी, तो उनका आलोचना हुई। ईसा को कब्र में लेटाना, द एंटोम्बमेंट नामक चित्र को अपूर्ण छोड़कर 1576 में उनकी मृत्यु हो गई, और इस चित्र को उनके शिष्य पाल्मा जियोवाने ने पूर्ण किया। अगर कला की दृष्टि से देखें तो टिशियन की कला में प्रकाश तथा रंगों की गति एवं संगति, हार्मनी प्रदान की गई है। उन्होंने आकृतियों को मूर्तियों के समान कठोर होने से बचाया, रंगों की शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। विषयों की दृष्टि से उन्होंने श्रृंगारपूर्ण कथानकों का अधिक चित्रण किया है, किंतु दुखान घटनाओं को भी गंभीरता तथा करुणा के साथ प्रस्तुत किया है। आधुनिक कला के जन्मदाताओं में भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कलर टेक्निक का उपयोग किया था वो प्रभाववादी चित्रण शैली में बाद में निकल के आई। टिशियन के चित्रण विधान का विवरण उनके शिष्य पाल्मा ने जो दिया है वो इस प्रकार है कि पहले वह चित्र के धरातल पर तुलिका से रंग के धब्बे लगा लेते थे। इन धब्बों से बनने वाली अमूर्त सी एब्स्ट्रैक्ट जो एक तरह से आकृतियाँ बनती थी, उनके मनोभावों को व्यक्त करती थी। इनके हेतु प्राय गेरुए तथा श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता था। उसी तुलिका को काले, लाल अथवा पीले रंगों में डुबोकर वह केवल 3-4 स्पर्शों में ही कमाल की आकृति बना देते थे। इसके पश्चात वह चित्र को दीवार के सहारे रख देते थे और महीनों तक उनको देखते रहते थे, बार बार देखते थे, ताकि उसकी कमी या क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो समझ में आए। तत्पश्चात जब वे फिर उसे देखते थे तो एक शत्रु की भांति उसकी आलोचना करते और एक शल्यक की भांति उसको सुधारते, उसको क्रिटिसाइज़ करते, उसकी कमियां देखते और उसको दुरुस्त करने का प्रयास करते। इस प्रकार बार बार कार्य करके वे उसे एक श्रेष्ठ कलाकृति बना देते थे। इसके पश्चात उनकी कलाकृतियों की कल्पना की जाती और शरीर वर्ण का प्रयोग किया जाता। उसके बाद में फिर वो जो मानव आकृतियों की उनको बनाते थे और कलर्स, बॉडी कलर्स का यूज़ करते थे। तो एक तरह से शुरू में पहले एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह ही वो पेंटिंग को बनाते थे। चित्र को पूर्ण करते समय वह अति प्रकाश एवं सीमा रेखाओं को कोमल कर देते थे। इस कार्य में वह तुलिका से अधिक उंगलियों का प्रयोग करते थे। उसके द्वारा अंकित नारी आकृतियाँ ना तो नवयुवती है, न अधेड़, बल्कि पूर्ण यौवन प्राप्त स्वस्थ एवं बलिष्ठ नारियाँ हैं। टिशियन ने अनेक सुंदर चित्रों की रचना की, जिसमें कुमारी का स्वर्गारोहण,
बेकस तथा एरियन, फ्लोरा, मैकडनेल, युवक अंग्रेज दस्ताने सहित पुरुष, कामदेव की शिक्षा, पिएट्रा, उर्बिनो की वीनस, कांटों का ताज, यूरोपा का शीलभंग, पवित्र तथा अपवित्र प्रेम, परस्यूज तथा एड्रोमेडा एवं राज परिवारों तथा पादरियों के व्यक्ति चित्रों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पवित्र तथा अपवित्र प्रेम शीर्षक चित्र में एक कुएं पर बैठी दो स्त्रियां अंकित हैं, एक आवृत दूसरी अनावृत। इन्हें लौकिक तथा स्वर्गीय प्रेम की प्रतीक माना जाता है। कुछ आलोचकों ने इन्हें शालीनता तथा सत्य की प्रतीक भी बताया गया है। उर्बिनो की वीनस की रचना जॉर्जिया की सोती वीनस के अनुकरण पर की गई थी। तो इस प्रकार जो उनकी कार्यशैली है और उनके चित्रों के बारे में हमने जानकारी ली, वो उनका जो रंगों के प्रति उनका रुझान था और जिस तरह से रंगों को धब्बों के रूप में लगाते थे। बाद में जब 18वीं शताब्दी में जो कलाकार थे 18वीं 19वीं शताब्दी में, उन्होंने प्रभावती चित्रण की जो शुरुआत की थी उसमें इसी तरह के रंगों को धब्बों के रूप में लगा के चित्रण किया था। और वही प्रभावती शैली जो है उसके एक तरह से प्रथम प्रणेता या एक जिनसे प्रेरणा पा सकते हैं उसके रूप में मातिस को कलाकार के रूप में जो टिशिया को एक कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एक और महान कलाकार टिशिया के बारे में पढ़ा। अब आने वाले लेक्चर में हम प्रथम इकाई के अध्याय 6 में जो कलाकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।